आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार पुलिस, और इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन सेट्स को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज की इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन देख लीजिएगा, जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। एडुटेरिया बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 4 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि महोत्सव का अर्थ है। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार यह एडुटेरिया का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट है। इस सेट को आप पूरा लगाइए, ऐसा समझिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं। और जब सेशन समाप्त हो जाएगा, जब पूरा सेट लगा लीजिएगा, तो अपना स्कोर आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, राइट आंसर क्या होगा इसका? महोत्सव का अर्थ है, महोत्सव का अर्थ है महान है जो उत्सव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि आप कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 6 प्रकार के हैं। ध्यान रखेंगे, आप जो है यह निजवाचक सर्वनाम है। आप, अपना, अपने आप, स्वयं, ये सब निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। मैंने आपको बहुत पहले ही इसी सेट के दौरान बताया हुआ था कि कंठ से जो उच्चारण होता है ये क वर्ग का होता है, यानी कि क ख ग घ इनका कंठ से उच्चारण होता है। तालु से उच्चारण होता है च वर्ग का, च छ ज झ का होता है। मूर्धा से होता है, यानी कि मूर्धन्य से ट ठ ड ढ का। दंत से त वर्ग का उच्चारण होता है। और ओठ से, यानी कि ओष्ठ से जो है ये प वर्ग का उच्चारण होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो आई होप कि आप इसको आसानी से बना लिए होंगे। चलिए, उसके बाद देखिए, इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा नहीं है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का अगर बोध हो तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, इसमें से वर्ग यानी कि कक्षा की बात की जा रही है, सेना, सभा, उसके बाद बात करें तो परिवार, मेला, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। झरना इसमें से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि तोपची में कौन सा प्रत्यय है। अच्छा, प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग जो है पहले लगता है, तो इसमें तोपची में प्रत्यय कौन सा है? तो ची प्रत्यय है। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? अच्छा, सब्यसाची का अर्थ क्या होता है? तो सब्यसाची का अर्थ क्या होता है? जो दोनों हाथों से तीर चलाता हो, उसके लिए एक शब्द है सब्यसाची। ठीक है, सब्यसाची जो है यह पर्यायवाची शब्द है अर्जुन का। किनका? अर्जुन का। ठीक है, अर्जुन का और भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे कि धनंजय, पार्थ, कुंती सुत और सब्यसाची। याद रखेंगे आप। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहता हो इसको युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी आप। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि आह्वान का विपरीतार्थक शब्द है। आह्वान का मतलब क्या होता है? निमंत्रण, बुलावा, मंत्र के द्वारा देवता का बुलाना। ठीक है, आह्वान करते हैं। ठीक है, और उसका उल्टा हो जाएगा विसर्जन। ठीक है, विसर्जन राइट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि सूरज को दीपक दिखाना, यह एक मुहावरा है। इसका सही अर्थ आपको बताना है। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा? महर्षि का होगा महा प्लस ऋषि, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज बताइएगा। देखिए, जिनका या जिसका 2 बार जन्म हो, जिसका 2 बार जन्म हो वह द्विज कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक शब्द मैं आपको बताते चल रहा हूं। ठीक है, द्विज इसमें से किसका पर्यायवाची शब्द जो है द्विज का इसमें से नहीं है, बताइए। राइट आंसर इसमें से देखिए बादल हो जाएगा। बाकी पक्षी, ब्रह्मण, चंद्रमा, ये सब द्विज के पर्यायवाची हैं। अब यहां से जो है अंग्रेजी का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स, आवर सोसाइटी इज, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, बाय द एविल ऑफ करप्शन, द इंटीग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिशियल्स,
इज डिस्प्यूटेड। तो देखिए आवर सोसाइटी इज इंडेंजर्ड बाय द एविल ऑफ करप्शन, ठीक है। इंडेंजर्ड का मतलब संकटग्रस्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, यहां से देखिएगा। हाँ यहां से है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ एरर इस सेंटेंस में बताना है। एज ए पेंटर ही आर गुड इफ नॉट बेटर देन सुरेश। इसमें एरर कहाँ पर है बताइए। एज ए पेंटर ही आर यहाँ पर नहीं होगा, ही इज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ही आर गुड, यही पार्ट जो है एरर दिया गया है, ठीक है। इज होगा आर के जगह पर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम, ठीक है। हिट द नेल ऑन द एंड ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या होता है बताएंगे। इसका मतलब होता है ऐसी बात कहना जो बिल्कुल सत्य हो, ठीक है। यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा एक्यूरेटली राइट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा एरर हुआ है, ये बाई इधर रहेगा, ठीक है। बाई जो रहेगा ये फिल इन द ब्लैंक्स के इस साइड रहेगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज बीन रिटन बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज बीन रिटन बाई जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो हैज बीन का इस्तेमाल होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेजिस्टेंस, बताइएगा रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रतिरोध, ठीक है। तो इसका सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम जो होगा ये रिफ्यूजल हो जाएगा। रिफ्यूजल का मतलब इनकार करना होता है, ठीक है। चलिए अपेरेंट का यहाँ पर एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर होता है, अस्पष्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हिडन हो जाएगा, क्लियर। चलिए इतना बढ़िया से आपको कौन प्रैक्टिस सेट कराएगा बताइए। सब कुछ मैं आपको समझाते चल रहा हूँ, फिर भी आप लोग फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज लाइक जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे पैसे लाइक के नहीं मिलते हैं। सो ऐसा आप समझते होंगे कि मेरे पास पैसे आते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये मेरा पैशन है टीचिंग, मुझे पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं मोटिवेटेड रहूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करने का तरीका एक ही है, या तो वीडियो को आप लाइक करिए या ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। चलिए सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से गलत कौन सा स्पेलिंग लिखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एम्बेरस जो है ये गलत लिखा गया। इसको लिखा कैसे जाता है, तो ध्यान से स्पेलिंग देखिए, मैं लिख रहा हूँ EMBARRASS, ठीक है। एम्बेरस ऐसे लिखा जाता है। एम्बेरस का मतलब लज्जित करना होता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब क्या होता है। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है बताइए पूरा जोर लगाना, ठीक है। तो पूरा जोर लगाना, पुट द मैक्सिमम एफर्ट, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एलियन का उल्टा बताना। एलियन का मतलब विदेशी टाइप कहेंगे, ठीक है। नहीं कहते हैं एलियन हो क्या, यहाँ के नहीं हो, यानी कि दूसरे जगह के हो, विदेश के हो, मतलब जो अपने जगह का नहीं उसको तो विदेशी ही कहेंगे ना। तो ये नेटिव होता है, ठीक है, इसका उल्टा। उसके बाद देखिएगा कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन ए खाली स्थान दिएगा मूड आफ्टर विनिंग द सीरीज। तो यहाँ पर जुबिलेंट हो जाएगा। जुबिलेंट का मतलब उल्लासित होता है, यानी कि उल्लासित मूड में, खुशी के मूड में, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से जीके जीएस साइंस करंट अफेयर्स इन सब के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। ध्यान से सुनिए, किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है बताइए। जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो फ्रेंड्स यह न्यूटन के गति का पहला नियम है, जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम क्या है, तो अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। यानी कि जो वस्तुएं हैं वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है, यही जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम सबसे पहले दिया था किसने, तो गैलीलियो ने दिया था। क्लियर है, याद रखिएगा। न्यूटन की गति का दूसरा नियम से क्या मिलता है हमें, तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया यह न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यूटन का तीसरा नियम है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। तो यहाँ मुख्य गुहिका मत लिखिए, यहाँ पर मुख्य लिख लीजिए। मुख्य का मतलब मुंह होता है, ठीक है, मुख्य गुहिका।
तो देखिए स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। ठीक है, ये टाइलिन है, यह है टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुख से ही इसका पाचन स्टार्ट हो जाता है, किसका, स्टार्च का। ठीक है, अच्छा छोटी आंत जो है ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा भोजन का पाचन जो होता है ये क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग आप जानते हैं ना, गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है। और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है ये सदैव आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कॉर्निया के पीछे एक हरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसको क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स देखिए हम लोग एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को भी साथ साथ कवर कर रहे हैं। जो हमारा प्रैक्टिस सेट है सक्सेस केंद्र का वह प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न कराए जाते हैं। आज हमने उसका सेट नंबर 4 डिस्कस किया हुआ है। जाइए वहां पर टेस्ट लगाइए और बताइए कि आपने कितना नंबर लाया है। देखिएगा बिहार पुलिस के एकदम एक्चुअल पैटर्न पर वहां पर प्रश्न कराए जाते हैं, तो फटाफट उसको एक बार जाकर के टेस्ट को इस वीडियो को देखने के बाद दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसको कहा जाता है आइरिस, आइरिस कहा जाता है। ठीक है, आइरिस कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आइरिस जो होता है यह आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आपको पता है रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो किसी भी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, खाली स्थान दिया गया बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह किसका नियम है भाई, बताइएगा जरा। देखिए ध्यान दीजिएगा, निश्चित ताप और दाब पर गैसों की विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह नियम जो है यह ग्राहम का नियम है। किसका नियम है, ग्राहम का नियम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है। नियासिन के नाम से जाना जाता है विटामिन B3 को। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 को क्या कहा जाता है, तो इसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है, राइबोफ्लेविन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। वसा को तोड़ने में मदद जो करता है यह कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह लाइपेज है। लाइपेज यह क्या करता है, एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, चलिए मुख्य रूप से जो है लाइपेज अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और छोटी आंत में स्रावित होता है। यहाँ पर देखिएगा एमाइलेज है, यह भी एक एंजाइम है, यह कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन एंजाइम, यह प्रोटीन को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। और यहाँ पर देखिएगा राइबोन्यूक्लियस, यह भी एक प्रकार का एंजाइम ही है। यह कोशिकाओं में आरएनए, यह कोशिकाओं में आरएनए, ठीक है, आरएनए चयापचय की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। सबको ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है, असंपर्क बल नहीं है, तो ये घर्षण बल है। यह असंपर्क नहीं, ये संपर्क वाला बल है। घर्षण बल जो है यह सतह और वस्तु के बीच में संपर्क होना चाहिए। ठीक है, घर्षण राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है। ब्रायोफाइटा का जो सामान्य प्रकार है ये इसमें से कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ब्रायोफाइटा के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि ब्रायोफाइटा जो होता है, ब्रायोफाइटा, इसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होता है। ठीक है, वास्तविक संवहन ऊतक इसमें नहीं होता है। और यहाँ पर देखिएगा मर्चेंटिया दिया गया है, मर्चेंटिया लिख दिया गया, अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है MARCHANTIA। इसको कहीं मर्चेंटिया लिखेगा, कहीं मार्केंसिया लिखेगा। ठीक है, ऐसे मार्केंसिया। ठीक है, याद रखिए, कहीं आपको मार्केंसिया भी इसको इस तरह से लिखा मिलेगा। तो अगर आप इंग्लिश वाला याद रख लेंगे तो चाहे मर्चेंटिया लिखे या मार्केंसिया लिखे एक ही बात है। ठीक है, चलिए मार्केंसिया, उसके बाद रिक्सिया। ठीक है, रिक्सिया भी याद रखेंगे, रिक्सिया RICCIA, हिंदी में ऐसे इसको रिक्सिया लिखा रहेगा, रिक्सिया। यह भी प्रकार है किसका, ब्रायोफाइटा का ही। ब्रायोफाइटा का मर्चेंटिया या मर्केंसिया और रिक्सिया याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है हमारा। फ्रेंड्स तब तक लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को।
देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के खाली दिया गया स्थान रंग घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग किस रंग में बदल जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीला रंग के घोल में डुबाया जाता है तब उसका रंग जो होता है ये हरा में बदल जाता है। तो देखिए नीला और हरा कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह जो है यह आयोडीन है। आयोडीन की कमी से आपको पता है ना, घेंगा होता है। ठीक है, घेंगा होता है तो गर्दन की जो ग्रंथियां है सूजी हुई दिखाई देती है। पेशी उत्तक 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो इसमें से देखिए कौन सा पेशी उत्तक नहीं है, तो ये सेस्मोइड जो है ये पेशी उत्तक नहीं है। देखिए राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, किसकी कमी से बेरी बेरी होता है। तो देखिए बेरी बेरी जो होता है फ्रेंड्स यह होता है किसकी कमी से, बताइए राइट आंसर। बेरी बेरी जो होता है यह विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी कहिए या विटामिन B1 कहिए। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है विटामिन सी का। ठीक है, इसकी कमी से एस्कॉर्बी रोग होता है, एस्कॉर्बी होता है। ठीक है, रेटिनॉल की कमी से यानी कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन के जो होता है रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। चलिए, कपास को उगाने के लिए कितना तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले से मुक्त, यहाँ पर दिन दिया गया है कितना दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। कपास उगाने के लिए जो है उच्च तापमान, कपास उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले से मुक्त और टोटल जो है 210 दिन। ठीक है, तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो उच्च और 210 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति और हरित लौग ये पादप कोशिकाएं में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब को लिखा है भगवती चरण बोहरा ने, भगवती चरण बोहरा ने। देखिए व्योमित्रा, अब यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करेंगे, ये सब टाइपिंग के कारण एरर हुआ है। व्योम मित्र इसका नाम है, क्या नाम है, व्योम मित्र। ठीक है, भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आपको पता है व्योम मित्र जो है ये इसरो के द्वारा, यानी कि इसरो के द्वारा यह डेवलप किया गया है। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है। तो ऊंचाई जो होती है ये कितना होता है, तो फ्रेंड्स ये 36,000 किलोमीटर होती है। ये प्रश्न मैंने आपको कई बार पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, चलिए भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई। उसके बाद देखिएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है। सितारा देवी जो है यह किस विद्या से संबंधित है, तो यह मशहूर कथक नर्तक थी, कथक नृत्य हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है। देखिए सार्क की स्थापना 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें टोटल 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से, तो अपना प्यारा भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है और मालदीव है। ठीक है, सबसे आखिरी और 8वां जो इसका सदस्य देश बना था यह अफगानिस्तान बना था 2007 में। अफगानिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो देखिए ये उम्र सीमा जो है राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के लिए ये 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और अपना जो प्रैक्टिस सेट है सक्सेस केंद्र का सेट नंबर 4 आज ही हमने कवर किया है, जाकर के टेस्ट लगा लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन आपको प्रैक्टिस सेट है, पूरा फुल प्रैक्टिस सेट है, 100 प्रश्न है उसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। तो यह प्रश्न देखिए यहां भी दिया गया है, भूमध्य सागर को यह लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, और यह शुरू कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, तो 1869 में इसे खोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि केसर, और ये जो है कहां पर है, स्वेज नहर मिस्र में है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कह लीजिए,
तो फ्रेंड्स यह जम्मू कश्मीर है। सबसे ज्यादा विश्व में केसर का उत्पादन ईरान में होता है, ठीक है, ईरान में होता है। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल, जैव विविधता भी आपको लिखा मिलता है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, तो यह कौन सा है? पश्चिमी घाट है, ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ये कानपुर में है, किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क जो है यह क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से, मीन टाइम से कितना आगे या पीछे है। तो भारत का मानक समय जो है यह कौन सा है? तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। यह जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के, ये 5 राज्य से होकर के गुजरती है। ये नाम ध्यान रखेंगे, क्लियर है। चलिए, 5.5 घंटा यह आगे है। अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। अब यहाँ पर देखिए, यूएसए की स्थानीय पवन जो है ये कौन सा है? तो यूएसए की स्थानीय पवन जो है ये चीनुक है। देखिए, चीनुक जो है यह अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे नीचे उतरने वाली एक गर्म हवा है। यहाँ पर देखिए, फोन जो है यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरती है। यह भी एक गर्म और शुष्क हवा है और इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में है। अगर फोन पूछेगा तो स्विट्जरलैंड, ठीक है। देखिए, हर्मटन जो है, हर्मटन यह सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली एक गर्म शुष्क हवा है और गिनी तट पर इसको डॉक्टर हवा कहा जाता है। गिनी तट पर इसको डॉक्टर हवा कहा जाता है। मिस्ट्रल जो है ये कहाँ की हवा है? मिस्ट्रल फ्रांस की हवा है, ठीक है। खमसिन एक पूछा जाता है, खमसिन कहाँ की स्थानीय पवन है? तो खमसिन मिस्र की स्थानीय पवन है, ठीक है। चलिए, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जब भी अर्जुन का संबंध जुड़ जाए तो आप समझ जाइएगा कि अर्जुन का संबंध किससे है, तो ये कृष्णा से है, ठीक है। कृष्णा नदी पर है नागार्जुन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? अब यहाँ पर देखिएगा यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा मथुरा है, आगरा है, दिल्ली है, हरिद्वार गंगा के किनारे स्थित है, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कर लेंगे 51 नंबर की, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न के भारत में देखिए, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र आरंभ किया था, तो ये किसने किया था? तो यह किया था 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने, ठीक है। जेम्स अगस्टस हिक्की, JA हिक्की ने। इसका नाम था द बंगाल गजट, ठीक है, द बंगाल गजट। चलिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर। प्रश्न कर रहा है कि किसने अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो जीवक को भेजा था ये बिंबिसार ने। बिंबिसार जो था यह हरेंक वंश का संस्थापक था और बिंबिसार का ये राजवैद्य थे जीवक, ठीक है। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भी इसने जीवक को भेजा था। और चंद्र प्रद्योत जब पांडु रोग से जब ये ग्रसित हो गए थे तो बिंबिसार ने इनको भेजा था। चलिए, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड्स समवर्ती सूची की, तो इसको कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची में क्या क्या आता है? तो जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, नाप तवल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, ये सब याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वन दिया गया है, यह समवर्ती सूची, एक मिनट, ये समवर्ती सूची का अंतर्गत है। शिक्षा भी है, परिवार नियोजन भी है। पंचायती राज नहीं है, पंचायती राज यह राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्राह्मणी नदी जो है यह सहायक नदी है किसकी? तो फ्रेंड्स यह महानदी की सहायक नदी है। महानदी पर हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में, आपको याद होगा। चलिए, मेन रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? मेन रेखा जो है यह बनाती है किसके बीच में? तो यह रूस और फिनलैंड के बीच में बनाती है। अच्छा, जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनोट रेखा है। मैगिनोट रेखा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैगिनोट रेखा यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है और एक और इसके बीच में रेखा है ओडरनिस रेखा, ठीक है। हिंडनबर्ग और ओडरनिस ये जर्मनी और पोलैंड के बीच की है। चलिए, अगला प्रश्न है कि चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी? चार्ल्स मेटकॉफ और पंजाब के जो राजा थे रंजीत सिंह, इनके मध्य अमृतसर की संधि जो हुई थी यह 1809 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा 58 नंबर कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा गया है? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा गया है?
तो फ्रेंड्स यह संविधान में जो है पंथ निरपेक्ष ये प्रस्तावना में ही है, ठीक है, प्रस्तावना में है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 था। इसको लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके तहत जो है संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है। किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है। तो जो सूर्य की दूरी के अनुसार जो 5वें नंबर पर ग्रह आ रहा है बृहस्पति, इसी का जो है घूर्णन सर्वाधिक है। सूर्य से दूरी के बाद अगर हम क्रम की करें तो सबसे पहले क्या आता है सूर्य से दूरी के अनुसार, तो फ्रेंड्स यह बुध आता है। बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर जो आएगा मंगल आएगा, 5वें नंबर पर बृहस्पति आएगा, 6ठे नंबर पर शनि, 7वें नंबर पर अरुण और 8वें नंबर पर वरुण आएगा। ग्रहों की संख्या टोटल 8 है, याद रखिएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के उत्तरी मैदानी भागों में शीतकालीन वर्षा किसके कारण होती है। तो फ्रेंड्स यह जो होती है यह किसके कारण होती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है। दल बदल संबंधी प्रावधान जो है यह किस अनुसूची में है, यह आपसे पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन 1985 में जो है इसको जोड़ा गया था, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए देखिएगा समुद्र का स्थल की ओर बहना कौन सा संचरण है। समुद्र का स्थल की ओर बहना जो है यह एक ऋणात्मक संचरण है। उसके बाद देखिएगा कि दो समानांतर, देखिए दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भ्रंश घाटी, ठीक है, भ्रंश घाटी कहा जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, पहला कारखाना अधिनियम। तो ये 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, ठीक है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक है वह देश क्या कहलाएगा। तो जहां पर अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक है निश्चित रूप से वह विकसित ही देश होगा, तो यह विकसित है राइट आंसर इसका। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल किया जाता है। तो देखिए प्रत्यक्ष कर में आयकर, निगम कर, ये सब प्रत्यक्ष कर हैं, ठीक है। आयकर और निगम कर प्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आयकर हो जाएगा, बाकी उत्पाद कर, बिक्री कर, जीएसटी, जीएसटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है सब, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो उसके बाद देखिएगा कि रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था। राइट आंसर क्या होगा, 1949 में, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। वैसे तो लिखा गया है पंथ निरपेक्ष ही, धर्मनिरपेक्ष संविधान सभा के द्वारा ही घोषित किया गया था, ठीक है। तो मूल संविधान के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर ये ना होते तो शायद यह संभव ना हो पाता, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी, जिसको कि संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड कहा जाता है, 2023 में यह किसे प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स यह प्रदान किया गया है सोनम वांगचुक को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार 68 यूनिकॉर्न के साथ भारत जो है इस इंडेक्स में किस नंबर पर है। तो भारत तीसरे स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर है। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया। तो पहला एप्पल स्टोर जो है ये कहाँ पर खोला गया था। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स यह मुंबई में खोला गया था, ठीक है, मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू की है, परेड पहल शुरू किया है। तो ये क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, याद रखिएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो पहला राज्य केरला बना है जल बजट को अपनाने वाला। चलिए उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखिए प्रश्न है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 जीती हैं कौन, तो नंदिनी गुप्ता ने। हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। 125 फीट किया गया है, ये कहां पर। तो फ्रेंड्स ये किया गया है कहां पर, बता दीजिए राइट आंसर।
तो ये तेलंगाना में किया गया है, ठीक है। और एक 450 फुट जो है, जिसको कि हम लोग कहते हैं स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए, इन्हीं की प्रतिमा है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? सारे के सारे इसमें से सुमेलित ही दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष वर्ग में राजकुमार राव, अभिनेत्री आलिया भट्ट। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, क्योंकि सारे सुमेलित हैं, इसीलिए इनमें से कोई भी गलत सुमेलित नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? तो इन्होंने कहां पर शुरू किया है? ये किया है मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखिए, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहां रखी? तो इन्होंने कहां पर रखा है? केरला में रखा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? माना जो है ये उत्तराखंड में है। नीति, माना, ठीक है। लिपुलेख, ये आपको पता है, ये दर्रे उत्तराखंड में है। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स, ये किया है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए, उसके बाद देखिएगा 83 से लेकर के 100 तक में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। मैं फटाफट इनका आंसर बता देता हूँ। ये मैथमेटिकल रीजनिंग है, तो इनका आंसर मैं बता देता हूँ। तब तक आप क्या करिए, अपना स्कोर आप कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को फ्रेंड्स प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए, 83 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट मैं बता देता हूँ, 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, 85 का देख लीजिए। 85 का जो करेक्ट आंसर होगा 75 हो जाएगा। उसके बाद चलिए 86 का देख लीजिएगा। 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका 24.4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 85 के बाद, एक मिनट रुकिए, 86 बना, हाँ, 87 का जो राइट आंसर होगा वो आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 88 का करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका 6 हो जाएगा। 89 का देख लीजिए। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4% की हानि हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 2000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद चलिए 91 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 20 सेकंड। कहाँ पर दिएगा? ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए, उसके बाद 92 का देख लीजिए। ये आपका 36 डेज हो जाएगा, 36 दिन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 93 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये 20, कहाँ पर है? ऑप्शन ए में 20 दिया गया है, 20 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद 94 कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर 94 दिया गया है। 94 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, 94 का, वो आपका कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसका 20 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद देखिए 95 का जो दिया गया है ये आपके वृत्त हो जाएगा, ठीक है, अंशपूर्ण चाप वृत्त में, ठीक है। चलिए, उसके बाद 96 का जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 का भी ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में ए दिया गया है, ठीक है। चलिए, 98 का देख लीजिएगा। 98 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 5 हो जाएगा। और 99 का देखिएगा, ये क्या किया गया है? 3 गुना 5 प्लस 1 कर दिया गया। 5 3 15, 1 16। फिर देखिए 16 गुना 5 यानी कि 16 5 80 और 1 81। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है, तो 2031 इसका आंसर आ जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन 100 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।